क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, इन पिक्चर्स को देखो। चमचमाते हुए शहर गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर और साथ साथ इनको भी देखो। भारत में आज भी ऐसे गांव हैं जहां 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, जहां रनिंग वाटर नहीं है। लोग कितने घंटे चल के जाते हैं पानी के ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अगर एक देश को आगे बढ़ना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा विकास हो और एक साइड पे कुछ भी विकास ना हो। एक टाइम था जब ग्रामीण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा हुआ करता था और वही कंट्रीब्यूशन कम होते होते अब देखो 2018 में ये आ गया है 17% पर 17%। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ग्रामीण क्षेत्र से लोग निकल रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर इन ग्राफ को अगर आप देखो तो आप देखोगे तब ग्रामीण क्षेत्र में ऑलमोस्ट 65 to 75% लोग काम करते थे और आज की तारीख में भी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन तो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये इनका रोज़गार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इनको अल्प रोज़गार से निकाला जाए और इनकी रोज़गार बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किसी भी खेत में एक किसान काम कर रहा है, उसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। अगर उसी खेत में 10 किसान काम करते हैं तो उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। साथ साथ एक और चीज़ हमें याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो है लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार, जिनके पास बहुत सारा ज़मीन होता है, या तो वो खुद के लोगों को लगा के कृषि करवाते हैं या वो ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। दूसरे नंबर पे है लेबर फोर्स, यानी कि मज़दूर, जो कृषि के मज़दूर हैं। ये जब बुआई का टाइम होता है और कटाई का टाइम होता है तब इन्हें काफ़ी काम मिल जाता है, बाकी टाइम ये खाली हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हैं जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं, वेतनभोगी लोग होते हैं। जैसे ज़मींदार के यहाँ कुछ लोग काम कर रहे होंगे, या अगर वहाँ पे कोई ईंट भट्टा बना हुआ है या कोई प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है, टमाटर के खेत हैं तो वहाँ टोमेटो केचप बनता है, वहाँ जो लोग वेतन से काम करते हैं ये हैं तीसरे टाइप के लोग। अब तीनों की इनकम बढ़ानी ज़रूरी है और हमें सबसे ज़्यादा नज़र देना है कि जिनकी इनकम कम हो जाती है उनके लिए। रही बात छोटे किसान की, जिसके पास अपनी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन पे काम करता है, पर बुआई और कटाई के टाइम पे काफ़ी काम होता है उसके पास और बाकी सीज़न में वो क्या करता है, तब उसके पास कोई कमाई नहीं होती। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट में। ग्रामीण विकास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हमें देखना है कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना कितना ज़रूरी है। ग्राम के सब लोगों को शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, रहने के लिए घर मिलनी चाहिए, बिजली पानी ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, तभी जाकर वो कहीं आगे बढ़ेंगे। तो वो बेसिक चीज़ों को देना बहुत ज़रूरी है। 2 नंबर पे आते हैं, हर किसान को बुआई के टाइम पर, कटाई के टाइम पर कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सीड्स खरीदते हैं, ज़मीन को तैयार करना होता है, उर्वरक फर्टिलाइज़र खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है और भी सैकड़ों खर्चे होते हैं। तो ये किसान को ये पैसे कहाँ से मिलेंगे? किसान नॉर्मली, भारत के जो किसान हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो बैंक जाने से घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेजों की बात होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो लोकल साहूकार के पास जाते हैं और वहाँ ऋण जाल में फंस जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ताकि इसके साथ साथ और भी बैंक्स हैं, जैसे व्यवसायी बैंक, कमर्शियल बैंक्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक वगैरह, उसके साथ साथ हैं सहकारी बैंक, उसके साथ ग्रामीण बैंक और है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन सब के एजेंट जो हैं वो गांव-गांव जाते हैं, गांव के हर किसान के साथ बैठते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत समझते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे लोन की प्रक्रिया होती है और उनको वो लोन देते हैं। बैंक के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इस लोन को वसूल कैसे करें। इसका सलूशन ये नहीं है कि गुंडों को भेजा जाए, लोगों को मारपीट करके उनसे पैसे लिया जाए, ये कोई सलूशन नहीं है। किसान पैसे जब नहीं दे रहा है इसका मतलब उसके पास कोई प्रॉब्लम है। इसलिए ज़रूरी है कि एजेंट ऋण देने के बाद बात ख़त्म ना करे, उन्हें रेगुलरली गांव पे जाना चाहिए, फैमिलीज़ के साथ उठना बैठना चाहिए और उनको अच्छे अच्छे सलाह देनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा करके अपना ऋण वापस कर दे। किसान भी खुश, बैंक भी खुश। अगले नंबर पे हम आते हैं, वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग,
कृषि विपणन। अब सोचो किसी किसान के पास है एप्पल का बागीचा, तो वो क्या करेगा? एप्पल का क्रॉप बन जाने के बाद वो एप्पल को पहले तो इकट्ठा करेंगे, फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे। किस हिसाब से? रंग के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से इनको अलग अलग ग्रेड्स बनाई जाएंगी। ग्रेडिंग के बाद या तो इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है या इनकी पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग के बाद परिवहन से इन्हें दूर दूर जगह पे भेजी जाती है और वहाँ मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास इन एप्पल्स की सेल होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए? बहुत बार देखा गया है कि किसान और बायर इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया होता है, एक मिडिल मैन होता है। वो किसान को सही प्राइस नहीं देता है और वो जो बायर है उससे बहुत अच्छा प्राइस वसूलता है, तो किसान को तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है। इसलिए भारत सरकार ने तैयार किए थे अपनी मंडी। जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ किसान भी आते हैं, बायर भी आते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करके सामान खरीदते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में है रायथू बाज़ार, पुणे में है हडसपर बाज़ार और तमिलनाडु में है उजागर सिंधाई। ये और कुछ नहीं है, ये वो जो पुराने हाट होते थे ना, ये हाट टाइप के हैं, पर ये डेली लगते हैं। किसान और बायर्स सामने सामने होते हैं। बच्चों, आप एक चीज़ याद रखना कि अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है सरकार का, जिससे कहा गया है कि अपना मंडी हाट सिस्टम ये बंद हो जाएगा और डिजिटली एक वन नेशन वन मार्केट बनाया जाएगा। अब ये किसानों के लिए कैसे बनेगा, ये हमें आगे देखना है। इसको आप ज़रूर याद रखना। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए एक और तरीका है। कई बार बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो हैं या फूड प्रोडक्ट्स में जो कंपनी काम करती है, वो किसान के साथ पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि आपके खेत में जो होगा इसको आप हमें बेच देना। फिर किसान को मंडी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसान टोमेटो ग्रो कर रहा है और उसके बगल में किसान का फैक्ट्री लगा हुआ है, किसान टोमेटो केचप फैक्ट्री लगा हुआ है, तो वो ये टमाटर खरीद के ले जाकर वहीं उसका केचप बनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किसान का जो खाली टाइम होता है, बुआई और कटाई के बीच में जो खाली टाइम होता है, जिसमें उसको काफ़ी अवसर मिलता है, उस वक्त किसान अपनी रोजगार कैसे बढ़ाए। इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पशुपालन। पशु कितने टाइप के होते हैं? मवेशी जो मिल्क कैटल होते हैं, बफलोज, काउज, और उसके साथ साथ होते हैं बकरी, भेड़, साथ सुअर, ऊँट। ये बहुत सारे जानवर हैं जिनको हमारे देश में पाला जाता है। सब पशुओं के ग्राफ में मुर्गी 58% है। यहाँ तक कि भारत से जो मुर्गी का एक्सपोर्ट होता है, मांस के लिए, अंडों के लिए जो मुर्गी का एक्सपोर्ट होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट पिछले साल ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो चुका है। ये एक अच्छी फिगर है ना। और मुर्गी पालन इसलिए अच्छी है क्योंकि ये बड़े छोटे स्केल में हर किसान अपने घर में, अपने आंगन में कुछ मुर्गी पाल सकते हैं, या एक बहुत बड़े स्केल में पोल्ट्री फार्म में भी पाल सकते हैं। तो ये तो था पशुपालन। पशुपालन के साथ हम देखेंगे मत्स्य पालन या फिशरीज। क्या आप जानते हो 2019-20 में 0.9% ऑफ जीडीपी केवल फिशरीज से आई है। तो ये मछली कहाँ पाई जाती हैं? रिवर्स में पाई जाती हैं, आपके तालाब में पाई जाती हैं, और पाई जाती हैं चावल के खेत में। ये देखो, किसान साथ साथ चावल भी उगा रहा है, साथ साथ मछली भी पाल रहा है। जो लार्ज स्केल फिशरीज़ होती हैं वो होती हैं ज़्यादातर मरीन फिशरीज़, जो समुद्र में जाते हैं, बड़ी जहाज़ लेके जाते हैं, बहुत बड़े नेट में वो बहुत सारा फ़िश पकड़ के लाते हैं। तो फिश का जो एक्सपोर्ट हुआ था लास्ट ईयर, ये था ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। तीसरी चीज़ जो किसान कर सकते हैं वो है बागवानी या हॉर्टिकल्चर। अगर इस ग्राफ को आप देखो तो आप देखो सब्जियाँ, फल, मसाले, साथ साथ सुगंधित फूल, ये सारी चीज़ें बागवानी के हिस्सा है। बागवानी का एक और फ़ायदा है कि जहाँ नर्सरीज़ होती हैं ना, जहाँ वो सीडलिंग बनते हैं, प्योद बनते हैं, वहाँ लोगों को बहुत सारा काम मिल सकता है। एक तो ये सीडलिंग बनाने में, दूसरा वर्मी कंपोस्ट बनाने में, तीसरा वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बनाने में, चौथा टिश्यू कल्चर करने में। तो इस तरीके से बहुत सारे काम और भी मिल सकते हैं। बागवानी में सब्जियों को हम पहले देख लेते हैं। बच्चों, लास्ट ईयर जानते हो कितनी सब्जी एक्सपोर्ट हुई थी? 4,350 करोड़ से भी ज़्यादा सब्जी एक्सपोर्ट हुई थी। और इसको देखो, भिंडी और अदरक। जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा भिंडी और अदरक कहाँ पैदावार होती है?
हाँ जी, हमारे भारत में होती है। और जो बाकी सब्जियां हैं जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, बैंगन, आलू, प्याज, टमाटर एट्सेट्रा, ये भी हमारे देश में हम नंबर 2 पोजीशन में हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, उसके बाद भारत में होती है। भारत की सब्जियां निर्यात होती हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, बांग्लादेश, यूएसए, चीन, इन सब जगह में। एक नज़र फलों पर भी डालते हैं। लास्ट ईयर 4,832 करोड़ के फल निर्यात हुए थे। कहाँ कहाँ निर्यात हुए थे? ये सऊदी अरेबिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ऐसे देशों में हमारे फल निर्यात हुए हैं। यूरोप के भी कई देशों में और अमेरिका में भी निर्यात हुए हैं। फलों में के राजा नंबर 1 हैं हमारे बनानास, केले, पपीते और आम। और बाकी जो फल है अंगूर, अनानास, एप्पल वगैरह, वो सब इसके बाद आते हैं। मसालों को क्यों छोड़े, एक नज़र मसालों पर भी डालते हैं। जानते हो बच्चों कितने रुपए के मसाले लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुए थे? 21,000 करोड़। और इसमें राजा कौन था? नंबर 1, हाँ जी, लाल मिर्च। 600 करोड़ रुपए के तो लाल मिर्च गए हैं। नंबर 2 पे है पुदीना और पुदीना के अर्क, और नंबर 3 पे है जीरा। और बाकी जो मसाले हैं जैसे गरम मसाले वगैरह, वो इसके बाद आते हैं। ये सब मसाले कहाँ गए? सबसे ज़्यादा खरीदा चीन ने और यूएसए ने। और फूल पे तो ज़रूर देखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो गुलाब हैं इसकी बहुत डिमांड है। यूएसए में, यूके में, नेदरलैंड्स में लोग हमारे भारत के पुणे के और बेंगलोर के जो गुलाब बागीचे हैं, यहाँ के गुलाब बहुत ज़्यादा मांगते हैं। लास्ट ईयर 571 करोड़ के फ्लावर्स ही निर्यात हुए थे। तो बच्चों देखो कितनी सारी एरियाज़ हैं जहाँ जो किसान खाली बैठा है वो इन एरियाज़ में काम कर सकता है। एक चीज़ तो हमने आपसे बोला ही नहीं, और वो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे ग्रीन फार्मिंग भी कहा जाता है। यहाँ कोई केमिकल उर्वरक, कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया जाता है। पूरे नेचुरल तरीके से फल सब्जियाँ उगाई जाती हैं। देश विदेश में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लोगों का मानना है नंबर 1 इसमें ये जहरीले पेस्टिसाइड नहीं है, और नंबर 2 ये ज़्यादा पोषक हैं। अमेरिका जैसे देशों में अगर आप जाओ, वहाँ आप देखोगे हर दुकान में ऑर्गेनिक के लिए अलग प्राइसेस हैं, और ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ हमारे किसान अच्छे रोज़गार कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, इसको देखो। ये एक्चुअली एक सपना है, क्योंकि आज की तारीख में भी कुछ किसान ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, तो वो कैसे कंप्यूटर चलाएंगे? कृषि क्षेत्र में आईटी को लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि किसान को राइट टाइम पे सारी जानकारी मिले और वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। पर इसके लिए ज़रूरी है शिक्षा, इसके लिए ज़रूरी है प्रशिक्षण, इसके लिए ज़रूरी है बिजली, इंटरनेट की सेवाएं। ये सारी जब बुनियादी ढांचा जब तैयार होगा, तब जाकर किसान इन चीज़ों का महत्व बढ़िया से बढ़िया ले सकेगा। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। इसको आप जरा सा याद देख लेना, और साथ साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चैप्टर को देख लेना। उसके बाद आप वीडियो को एक और बार देखना। पूरा चैप्टर आपके मन में नीट एंड क्लीन ईजिली आप रिमेंबर कर सकोगे, और फिर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अपने शब्द में आंसर लिखना। बिल्कुल आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। और अगर आप भी सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल तीनों को दबा दो। हर हफ्ते आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली एक नया वीडियो पहुंच जाएगा। देखते रहो। क से